स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, तमिलनाडु के अंदर जो फायर क्रैकर यूनिट है वहाँ पे ब्लास्ट की वजह से कुछ लोगों का जो कैजुअलिटी है वो सामने आया है। आप देखिए कि ऐसे ही हमने फायर क्रैकर यूनिट के अंदर जो ब्लास्ट का जो न्यूज़ है वो रीड किया था मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से कुछ दिन पहले, कि मध्य प्रदेश का जो हरदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी फायर क्रैकर यूनिट है उसके अंदर जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला था। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे फायर क्रैकर्स का जो यूज़ है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि किसी भी एरिया के अंदर में जो फायर क्रैकर्स का जो टू मच यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा तो उस एरिया के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइन होता है। इसके अलावा आप देखिए कुछ एरिया के अंदर जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी आपको हायर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे फायर क्रैकर्स का जो टू मच यूज है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो आप देखिए कि फायर क्रैकर्स की इन प्रॉब्लम्स को डील करने के पर्सपेक्टिव से हमारे टू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जिनको कि हम CSIR प्लस में नीरी की वजह से जानते हैं। आप देखिए कि CSIR और नीरी के द्वारा जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको डेवलप किया गया है फायर क्रैकर्स का इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए। तो उन ग्रीन क्रैकर्स के बारे में अगर हम रीड करें तो ग्रीन क्रैकर्स के अंदर में आपको जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी आपको लोअर देखने के लिए मिलेगा। एयर क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी आपको काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलता है उन ग्रीन क्रैकर्स के यूज के द्वारा। तो आप देखिए कि उन ग्रीन क्रैकर्स को जो नाम है वो दिया गया है श्वास का नाम दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली जो वाटर है उसको रिलीज किया जाता है। इसके अलावा श्वास के अलावा आप देखिए कि स्टार है, स्टार के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा सफल। तो ऐसे 3 ग्रीन क्रैकर्स हैं जिनको डेवलप किया गया है CSIR प्लस में नेरी के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे फायर क्रैकर्स का जो प्रॉब्लम है उससे डील किया जा सके। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फायर क्रैकर यूनिट्स है उनका बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में जो लाइसेंस है उसको इश्यू किया जाता है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका भी अप्रूवल यहाँ पे किया गया है कि ग्रीन क्रैकर्स के यूज की वजह से जो एयर क्वालिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। तो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम रीड करें तो 1898 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय का एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशन है जिनको कॉलोनियल एरा के समय इस्टेब्लिश किया गया था उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर से होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके एक फाउंडर के बारे में यूपीएससी के द्वारा 2019 के समय क्वेश्चन पूछा गया था कि अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके अलावा आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट आपको कॉलोनियल एरा के समय ही देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनका भी इस्टेब्लिश आपको कॉलोनियल एरा के समय ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो मैप्स है उनके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसका इस्टेब्लिशमेंट आप देखिए कि 1767 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिनके द्वारा प्रेजेंट समय में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैप्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। हमारे स्टेट्स के मैप हो या कंट्री का जो मैप हो उसको यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। तो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट आपको कॉलोनियल एरा के समय देखने के लिए मिलेगा। तो जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा फायर क्रैकर यूनिट को लाइसेंस इश्यू किया जाएगा, ग्रीन क्रैकर्स को अप्रूवल किया गया, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1898 के समय किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और नागपुर किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स? नागपुर अपने ऑरेंज के लिए जाना जाता है, ऑरेंज के लिए फेमस है। आपको नागपुर का जो नियर बाई एरियाज हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि वहाँ पे जो गढ़चिरौली है वो सिचुएटेड है। पेंच जो टाइगर रिजर्व का एरिया है, पेंच टाइगर रिजर्व को अभी आप देखिए कि वहाँ पे डार्क रिजर्व है उसके रूप से भी डिक्लेयर किया गया है, डार्क पार्क के रूप से भी डिक्लेयर किया गया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि हमारे कंट्री का जो डार्क स्काई रिजर्व है वो वहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? वो लद्दाख के अंदर में सिचुएटेड है। और डार्क बेसिकली जो पार्क के रूप में जो डेजिग्नेट किया गया है वो पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया है, जो नागपुर का रीजन है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है 1898 के समय इस्टेब्लिश हुआ, नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आप देखिए कि कौन सा मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स प्लस में जो इंडस्ट्री का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है एज पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फायर क्रैकर्स के बारे में है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके पर्सपेक्टिव से रीड किया गया है। तो आप देखिए कि आपसे यूपीएससी 2018 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि काफ़ी बार ये एक फ्रेज है टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको यूज किया जाता है।
टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको यूज किया जाता है, तो ये बेसिकली कौन से जो कंट्रीज हैं, कौन से जो एरियाज हैं उनकी रिगार्डिंग में है। तो आप देखिए कि इजराइल और पैलेस्टाइन है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको टू स्टेट सॉल्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया था कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखते हुए उन एरियाज के अंदर जो पैलेस्टाइन है उसको एक अलग से कंट्री है उसके रूप से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे टू स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना देखने के लिए मिले, वेस्ट एशिया के अंदर जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। आप देखिए कि जो 7 अक्टूबर का जो इंसिडेंट है, 7 अक्टूबर के इंसिडेंट से पहले वेस्ट एशिया के अंदर में जो पीस बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो अपने एक डेवलपमेंट फेज के अंदर में था। आप देखिए कि हमास के द्वारा जो अटैक किया गया है उससे पहले अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 के समय सामने आया था, अब्राहम अकॉर्ड जो यूएस के उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा बेसिकली ब्रोकर आउट किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड का मेन मोटिव क्या था स्टूडेंट्स? मेन मोटिव यही था कि इजराइल का जो रिलेशन है वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ में इस्टेब्लिश करना है। आप देखिए कि इसके इसी अब्राहम अकॉर्ड का एक एक्सटेंशन के रूप से आपको I2U2 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिला था। इंडिया, इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसके अलावा आप देखिए कि बहरीन नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा भी अपने जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था इजराइल के साथ में। बट 7 अक्टूबर के अंदर जो हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला, उसके बाद में कंटिन्यूस वेस्ट एशिया के अंदर में जो पीस इस्टेब्लिश किया गया था उसके अंदर में आप देखिए कि डीस्टेबलाइज सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे जो 7 अक्टूबर का इंसिडेंट है उसको एज ए टेररिस्ट एक्ट के रूप से डिफाइन किया जाता है, बट इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे जो पीसफुल सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे जो मुनीच का जो बेसिकली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए उनके द्वारा टू स्टेट सॉल्यूशन के थ्रू ही वेस्ट एशिया के अंदर जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी बेसिकली इसको एंडोर्स किया गया था टू स्टेट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इजराइल के जो फार राइट एक्टिविस्ट हैं, जो लीडर्स हैं, उनके द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है कि पैलेस्टाइन है उसको डिफाइन करने का प्रेजेंट समय में ज़रूरत नहीं है। इंडिया और पैलेस्टाइन के रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 1974 के समय में इंडिया ही वो फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके द्वारा पैलेस्टाइन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। आप देखिए कि यूएन के अंदर भी वहाँ पे इनका जो फ्लैग है नॉन स्टेट एक्टर के रूप से उनका जो फ्लैग है वो वहाँ से इस्टेब्लिश किया गया है, इंडिया के द्वारा ही उस प्रपोजल को एंडोर्स किया गया। यूनेस्को है और भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड के जहाँ पे जो पैलेस्टाइन का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में है, जहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। इंडिया के द्वारा जो इजराइल है उसके रिगार्डिंग में जो गाजा स्ट्रिप के अंदर जो सिविलियंस के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से भी कहा गया है। आपको यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है उसके लोकेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये आपको इजराइल देखने के लिए मिलेगा, इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है, जिसको कि वर्ल्ड का जो ओपन प्रीजन है उसके रूप से कहा जाता है। जो मैक्सिमम एरियाज हैं 3 एरियाज है वहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा। इनका कोई एयर स्ट्रिप भी नहीं है, कोई एयरपोर्ट भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो मेडिटेरियन सी यहाँ से ओपन है तो उसको भी ये कंटिन्यूस एक्सेस है वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स इस एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो मेडिटेरियन सी है उसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर में जो सिचुएटेड कंट्रीज हैं इसको, इस एरिया को हम किसकी वजह, किस नेम के थ्रू जानते हैं? क्योंकि आप देखिए कि इस टर्म के बेसिस पे एक यूपीएससी ने 2022 के समय क्वेश्चन पूछा था कि इन कंट्रीज को किस नाम की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के बारे में, तो सदर्न पार्ट है वो इजिप्ट के साथ में अपना एरिया शेयर करता है और यहाँ पे आपको जो रफा बॉर्डर है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि रफा बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगी। नकबा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इन पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से जो इनका मास लेवल के ऊपर में जो माइग्रेशन हुआ था नाइबर कंट्रीज के अंदर में, जहाँ पे यहाँ पे जॉर्डन सिचुएटेड है, यहाँ पे लेबनान सिचुएटेड है, यहाँ पे इजिप्ट सिचुएटेड है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा का क्या डायरेक्ट एक्सेस है इजराइल के साथ में, तो आप देखिए कि इजराइल के द्वारा एक एरिया है जिससे कि बेसिकली यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है उससे डायरेक्ट एक्सेस है। फिर आपको यहाँ पे रेड सी का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आप देखिए स्टेट ऑफ बेबल मंदाब है, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन है। तो दिस इज ऑल द एरियाज रिलेटेड टू द इजराइल के पर्सपेक्टिव से है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसरो के द्वारा बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि इनसैट 3DS है उसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से।
श्रीहरिकोटा कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए श्रीहरिकोटा बेसिकली यहाँ पे जो पुलिकेट लेक है उसको सेपरेट करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है किससे? बेसिकली बे ऑफ बंगाल से। और श्रीहरिकोटा से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जाता है। इसरो का ये सैटेलाइटिक लॉन्च का जो बेसिकली डेस्टिनेशन है उसका एक सैटेलाइटिक लॉन्चिंग सेंटर है। तो आप देखिए कि श्रीहरिकोटा से इनसाइड 3DS है उसको लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। वायनाड के बारे में हमने रीड किया कि वायनाड के अंदर में आप देखिए कि ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। केरल गवर्नमेंट के द्वारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया जाए जिससे कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। एनसीपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के जो सिंबल्स हैं एक फैक्शन को यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 2 फैक्शंस है वो क्रिएट हुए थे एनसीपी के अंदर में। तो आप देखिए एक फैक्शन को जो सिंबल है, ओरिजिनल जो सिंबल है, ओरिजिनल जो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेम है उनको दिया गया है। और जो ओरिजिनल जो पॉलिटिकल पर्सन हुआ करते थे जिनके पास में जो कुछ नंबर्स कम है अपना जो पार्टी के ऊपर में जो क्लेम है उसको करने के पर्सपेक्टिव, तो आप देखिए उनको अदर नेम है, अदर सिंबल है वो सजेस्ट किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन सिंबल्स अलोकेशन रूल 1968 के थ्रू में ये जो जजमेंट है वो लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पिटीशन है वो फाइल किया गया है अपना जो सिंबल है इलेक्शन कमीशन का जो वर्डिक्ट और स्पीकर के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रायसीना डायलॉग के बारे में है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन जो पॉलिसी है उसके डिस्कशन के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो रायसीना डायलॉग है उसको कंडक्ट किया जाता है। स्पेशली ये जनवरी के मंथ के समय आपको देखने के लिए मिलता है, बट कोविड-19 की वजह से इसका जो साइकिल है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए मिला। रायसीना डायलॉग किसके रिगार्डिंग में है? ORF नाम का भी एक फाउंडेशन है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके द्वारा और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा इस रायसीना डायलॉग है उसको कंडक्ट किया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है रायसीना डायलॉग के अंदर में। अभी रायसीना नाम क्यों दिया गया है? रायसीना की वो पहाड़ियाँ हैं, रायसीना की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे इंडिया का जो पावर हाउस है वो सिचुएटेड है। हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, इसके अलावा आपको नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो देखने के लिए मिलेंगे ये रायसीना हिल्स के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि रायसीना डायलॉग जो न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज होता है फॉरेन पॉलिसी और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है उनके डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा जिसके अंदर ग्रीक के जो पीएम है वो भी यहाँ पे अटेंड करेंगे रायसीना डायलॉग को। आप देखिए कि इससे पहले हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे एक सेंग्रीला डायलॉग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। उसी के बेसिस पे 2016 के समय जो रायसीना डायलॉग है उसको स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर में फॉरेन पॉलिसी है उसके डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप देखिए कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो सेंसस है उसको कंडक्ट नहीं करवाया गया है, बट गवर्नमेंट के द्वारा जो काफ़ी सारी जो स्कीम्स है वो चलाई गई हैं। तो पीवीटीजी जो कम्युनिटी है जो हाईएस्ट नंबर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? उड़ीसा के अंदर में। तो आप देखिए कि पीवीटीजी कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में पीएम जनमन नाम का जो स्कीम है, पीएम जनमन नाम का जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे कुछ एडवांस जो पीएम गति शक्ति का जो डाटा है उसको यूज किया जाएगा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को एक्सेस करने के पर्सपेक्टिव से। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में है, गुलजार साहब हैं उनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हमारा देखिए एक रिलीजियस पर्सन है जिनको कि हम रामभद्राचार्य के रूप से जानते हैं। इनके द्वारा संस्कृत के अंदर में काफ़ी सारा जो राइटिंग्स है उनको कैरी आउट किया गया है और गुलजार साहब को उर्दू के पर्सपेक्टिव से जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया गया है। लिटरेरी सेक्टर का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड आपको देखने के लिए मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टडी के बारे में पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि जैसे जैसे जो एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो जॉबनेस है वो यहाँ पे आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि आपने टू मच जो क्वालिटी एजुकेशन है उनको अगर यहाँ पे एक्सेस किया है तो उसके अकॉर्डिंग में जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल कम है, उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। बेसिकली एक स्टडी है, आप देखिए कि कोई भी फैक्चुअल जो नॉलेज है वो नहीं है। हमारे जो फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेट के यहाँ पे एक विजिट के लिए गए हैं कश्मीर के रीजन के अंदर में। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आप देखिए कि क्रिकेट के अंदर रिगार्डिंग में जो बैट्स हैं, बैट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपको कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिनको कि बेसिकली विल्लो बैट्स की वजह से जाना जाता है। वहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ वुड है वो पाया जाता है जिसकी वजह से जिससे कि ये बेसिकली बैट्स को डेवलप किया जाता है बैट इंडस्ट्री को।
नेक्स्ट आप देखिए कि जो सचिन तेंदुलकर हैं वो बेसिकली वहाँ पे कश्मीर के अंदर में काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी गए हैं, वहाँ पे भी विजिट किए हैं, जिसमें वहाँ पे एक जो सन टेम्पल है उसके रिगार्डिंग में। तो कौन सा सन टेम्पल है कश्मीर के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में आप होमवर्क के अंदर बताना, आपका कमेंट सेक्शन के अंदर उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इंटरनेट बैन के बारे में है, उसको एक्सटेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आप देखिए कि 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट था उसके थ्रू में जो इंटरनेट बैन है उसको कैरी आउट किया जाता था, बट यहाँ पे उन अमेंडमेंट्स को चेंज किया गया है। 2017 के समय उस अमेंडमेंट को चेंज किया गया। प्रेजेंट समय में जो नए लोग हैं एग्जिस्टेंस में आए हैं, उसकी वजह से जो इंटरनेट बैन है उसको एक्सटेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पंजाब के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेगनेंसीज के पर्सपेक्टिव से एक इंडिया के अंदर जो 50% प्रेगनेंसी हैं वो हाई रिस्क के ऊपर हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनका जो अंडर वेट का जो सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि वेट काफ़ी कम है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के बीच में जो स्पेस है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कस किया गया है, वो भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसीज के अंदर में जो हायर रिस्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो कुछ स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से जो डाटा है उसको डिस्कस किया गया है कि वहाँ पे हायर रेट ऑफ रिस्क है प्रेगनेंसी के पर्सपेक्टिव से। कॉफ़ी के रिगार्डिंग में रीड किया गया है कि कॉफ़ी का जो डिफरेंट वैरायटी के अंदर में अलग अलग जो टेस्ट है वो आपको होना चाहिए। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, बेंगलोर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉफ़ी बोर्ड। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में कौन कौन सा कॉफ़ी है जिसको उगाया जाता है, जिसके अंदर आपको रोबस्टा कॉफ़ी है, अरेबिका कॉफ़ी है, वो देखने के लिए मिलता है। और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है हाईएस्ट, कर्नाटका के अंदर में हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारा जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो हायर लेवल के ऊपर में कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको बेसिकली यहाँ पे नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर किया गया। आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में स्टार्ट किया गया था पॉलिटिकल फंडिंग के परस्पेक्टिव से। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया। कंपनीज एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट यहाँ पे कैरी आउट किया गया। कंपनीज को जो 7.5% जो प्रॉफिट यहाँ पे डोनेट करना होता था उसका जो कैपिंग है उसको रिड्यूस किया गया है। इवन लॉस मेकिंग कंपनीज है उनके द्वारा भी डोनेट किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आप देखिए कि उसी को भी एक मेन कारण माना गया कि यहाँ पे जो सेल कंपनीज है वो इंक्रीज हो सकती हैं। कुछ फेक कंपनीज है उनको यहाँ पे जस्ट फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग के परस्पेक्टिव से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर अमेंड किया गया। आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 29A है उसके अंडर में जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं जिन्होंने 1% वोट है उसको सिक्योर किया था, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू में यहाँ पे जो फंडिंग है वो अवेलेबल था, फंडिंग उनके द्वारा रिसीव किया जा सकता है बॉन्ड स्कीम के द्वारा। तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है कि आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 का सेक्शन ए है, तो आप देखिए कि उसके अंदर में बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको ये वायलेट करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में जो नॉलेज है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में बात किया गया है। आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में बात किया गया है कि रसिया के द्वारा न्यू एंटी सैटेलाइट वेपन है उसको डेवलप किया जा सकता है, उसका जो टेस्टिंग है उसको कैरी आउट किया गया। आपको यहाँ पे मिशन शक्ति के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के द्वारा भी एंटी सैटेलाइट जो वेपन है उसको डेवलप किया गया था। एंटी सैटेलाइट जो वेपन है उसको इंडिया के द्वारा भी डेवलप किया गया था 2019 के समय में मिशन शक्ति के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट आर्थराइटिस के बारे में है, तो बेसिकली उसके प्रिवेंशन के बारे में एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया है। आप देखिए कि जॉइंट्स के अंदर पेन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, तो इंडिया के अंदर में क्या आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलेगा, क्या उसको डील किया जा सकता है, ये आपका होमवर्क है, उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से है, यमन के रिगार्डिंग में यहाँ पे रीड किया गया। यमन का बेसिकली यहाँ पे ईरान के द्वारा जो होती रिबेलियंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए कि होती रिबेलियंस के द्वारा रेड सी के एरिया के अंदर डिफरेंट शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था। यूएस एंड यूके के द्वारा, यूएसए एंड यूके के द्वारा एक अलायंस को भी क्रिएट किया गया था सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द जापान के पर्सपेक्टिव से है। फिलीपाइंस और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है साउथ चाइना सी के अंदर में उसके बारे में बताया गया है। और अखबार वुमेन्स को कंटिन्यूस थ्रेट है तालिबान की वजह से, ये यूएन की जो एजेंसीज है उनके द्वारा बताया गया। आप देखिए कि एक एरिया है यूक्रेन के रीजन के अंदर में, वहाँ पे यूक्रेन की जो फोर्सेज है उनके द्वारा विड्रॉल को कैरी आउट किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए।
रसिया के जो अपोजिशन के एक लीडर हैं जिनके द्वारा रशियन जो पॉलिटिकल हेड है उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, उनके डेथ का जो न्यूज़ है वो सामने आया है। पर क्या क्योजेज हैं वो कम्प्लीटली अनक्लियर हैं। आर्कटिक का जो रीजन है वहाँ पे एक जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर में ये बंद थे और वहाँ पे ही उनका जो डेथ है वो सामने आया है, जो अलेक्सी नावेल्नी नाम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका। नेक्स्ट आप देखिए आज संडे का न्यूज़पेपर है, तो संडे के दिन बेसिकली यहाँ पे फोटो है उसको पब्लिश किया जाता है द हिंदू के अंदर में लास्ट पेज के ऊपर में। तो गुलमर्ग का जो फोटो है उसको शो किया गया है। आप देखिए कि जो अक्टूबर नवंबर एंड सॉरी जो नवंबर एंड दिसंबर का जो मंथ था, नवंबर एंड दिसंबर के मंथ के अंदर में इवन जनवरी के समय भी काफ़ी सारा जो गुलमर्ग का जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जो ड्राईनेस है वो देखने के लिए मिला। आप देखिए कि यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो नहीं हुआ था। स्नोफॉल की वजह से काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे विजिट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग के एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि समर के परस्पेक्टिव से भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे ड्राई विंटर का समय देखने के लिए मिलेगा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से, तो आप देखिए कि समर काफ़ी ज़्यादा हार्श आपको देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली जो वैली का एरिया है वहाँ पे। तो उसी की वजह से यहाँ पे एक अच्छी स्नोफॉल का जो प्रे है वो कैरी आउट किया जाता है। अच्छी स्नोफॉल है वो होनी चाहिए। काफ़ी ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन यहाँ पे देखने के लिए मिला, जो स्पेशली 40 डेज का एक हार्श विंटर का समय होता है कश्मीर के अंदर, जिसको कि हम चिल्ली कलान के रूप से जानते हैं। चिल्ली कलान जो 40 डेज का एक हार्श विंटर का सीजन आपको देखने के लिए मिलता है विंटर के समय में। आप देखिए कि फरवरी के समय में कुछ विंटर स्नोफॉल है वो देखने के लिए मिला है, लिटिल बिट यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो हुआ है विंटर के समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आज का न्यूज़पेपर के परस्पेक्टिव से। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।